नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ पांडे और आप देख रहे हैं जीटी मीडिया हिंदी। और आज हमारे साथ जो मेहमान हमसे जुड़ रही हैं वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। हम स्वागत करते हैं मधु किश्वर जी का अपने चैनल पर। नमस्ते। मधु जी, सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये जानूंगा कि आप कैसी हैं। कि जिंदा हैं तो इसका मतलब बचे हुए हैं, बहुत बड़ी बात है। जब चारों तरफ हाहाकार मचा है और केवल आयुर्वेदिक तौर तरीके अपना के उसी के आधार पे अभी तक बचे रहे हैं। जी, आपने आयुर्वेदिक तौर तरीकों की बात की, तो आज के समय में सबसे बड़ी जो बहस हो रही है वो आयुर्वेद वर्सेज एलोपैथ की हो रही है। लोग अपने अपने तर्क दे रहे हैं, कोई एलोपैथ को सर्वोत्तम बता रहा है, कोई आयुर्वेद को, और दोनों में एक अलग किस्म की लड़ाई सी दिख रही है और दोनों के समर्थक एक दूसरे पे जैसे मानो टूट पड़े हों। तो इस बारे में आपकी राय जानना चाहूंगी कि आयुर्वेद वर्सेज एलोपैथ के इस लड़ाई में आप क्या समझ पा रही हैं, कि आप किसे अच्छा मानती हैं। आयुर्वेद हमारे देश की, भारत या जिसको कहें हिंदू सिविलाइजेशन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसकी ज्ञान परंपरा का एक बहुत अहम हिस्सा है आयुर्वेद, योग, प्राणायाम इत्यादि इत्यादि। और आज के दिन सभी दुनिया भर में जैसे योग दिवस जब मनाया जाता है तो कितने दर्जनों देशों में, सैकड़ों देशों में उस दिन कुछ ना कुछ मार्क किया जाता है। वो भी छोड़ो, आप न्यूयॉर्क चले जाइए, वॉशिंगटन चले जाइए, लंदन चले जाइए, पेरिस चले जाइए, आपको वहां खुले में योग करते हुए इतने लोग दिखेंगे जितने भारत में भी नहीं दिखते। क्योंकि यह सिद्ध हो गया है, नासा भी इसका इस्तेमाल कर रहा है और आयुर्वेद से चुराए फॉर्मूला लेके विदेशी कंपनियां तरह तरह के फॉर्मुलेशन बना रही। जैसे इन्होंने हल्दी को भी पेटेंट करने की कोशिश की, आपको मालूम है, हल्दी को भी पेटेंट करने की कोशिश की, क्योंकि हल्दी एक बहुत ही पोटेंट हर्ब है। तरह तरह की बीमारियां, इन्फेक्शन से लेकर रेगुलर इन्फेक्शन, जख्म हीलिंग से लेकर कैंसर तक के लिए, ये अब तो सिद्ध हो गया वेस्टर्न लेबोरेटरीज में भी। परंतु ये वही फार्मा कंपनीज जो यहाँ से चुराती हैं ये सारी ज्ञान परंपरा और वहां जाके पेटेंट करके फिर उसको करोड़ों रुपए में, अरबों रुपए में उसका व्यापार चलता है, वो ही पीछे लगी है कि किस तरह आयुर्वेद हिंदुस्तान से कम वैनिश हो जाए। हम संस्कृत भी ना पढ़े, यहाँ पे संस्कृत पढ़ने वाले भी स्कॉलर्स ना हो, क्योंकि संस्कृत के खिलाफ भी साथ ही में मुहिम चला जा रही है। अभी देखिए, जो अभी आपने देखा ही होगा, आईएमए के प्रेसिडेंट, वैसे तो हिंदू नाम है डॉक्टर जयलाल, पर सबको मालूम है, वो मानते भी हैं वो क्रिश्चियन है, और अपनी प्रेसिडेंटशिप का गैर इस्तेमाल बहुत अनएथिकल है कि मेडिकल डॉक्टर होके कोई अस्पतालों में अपना प्रचार धर्म प्रचार करे, ये कन्वर्जन के लिए ये समय का उपयोग करे, अपने पद और ओहदे का उपयोग कर रहे हैं कन्वर्जन्स के लिए। आप बताइए इससे ज्यादा क्या जलालत हो सकती है। परंतु सबसे मजे की बात देखिए, कहते हैं कि हिंदुस्तान में जो इस वक्त हिंदुत्ववादी सरकार मोदी की है, ये सब पूरी तरह से वेस्टर्न मेडिसिन को, वेस्टर्न साइंस को लुप्त कर देना चाहती है। और ये कहा जा रहा है, ये आरोप लगाया जा रहा है कि ये मोदी सरकार जो है संस्कृत के माध्यम से और बाकी इन सब माध्यमों से वेस्टर्न साइंस, वेस्टर्न एजुकेशन को तबाह करके हिंदुआइजेशन करना चाहती है और आयुर्वेद के अलावा किसी सिस्टम को चलने नहीं देंगे। अभी सच क्या है? सच ये है कि मोदी सरकार के चलते भी आयुर्वेद को आज के दिन केवल हेल्थ में जो बजट है देश का, उसमें केवल 2% से भी कम पैसा मिलता है। यानी 98% से ज्यादा फाइनेंसेस जा रहे हैं एलोपैथिक के लिए और 2% से भी कम आयुर्वेद के लिए। यानी इतनी
वाहियात अवहेलना हो रही है हमारी उस ज्ञान परंपरा की, जिसने अपनी क्षमता और सुपीरियोरिटी दुनिया भर में सिद्ध कर चुकी है। लोग यहाँ पे आके, जर्मन साइंटिस्ट, अमेरिकन, फ्रेंच, सारे आके यहाँ की ये परंपरा लिए जा रहे हैं। वहां संस्कृत पढ़ के वो ओरिजिनल हमारे ग्रंथों में भी पढ़ रहे हैं, वो जो ग्रेट क्लासिक्स हैं आयुर्वेद की। यहाँ पे संस्कृत भी नहीं किसी को ढंग से पढ़ाई जाने का इंतजाम हुआ। और उसके साथ साथ देखिए, हेल्थ मिनिस्ट्री, कायदे से इसका नाम होना चाहिए मिनिस्ट्री फॉर एलोपैथिक मेडिसिन, क्योंकि वो ही प्रचार हो रहा है। अस्पताल कोई खोलना है तो उसका अस्पताल का मतलब ही होता है कि वो एलोपैथिक उपचार होगा। ये जो मोहल्ला क्लिनिक्स भी खोली जाती हैं, या जिनको पहले वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर बोलते थे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में भी केवल एलोपैथिक इलाज मिलता है आपको, वहां पे भी कोई आयुर्वेद का इलाज की संभावना है नहीं। तो इसका मतलब इस मिनिस्ट्री को कायदे से क्या कहना चाहिए? इसको कहना चाहिए, इसका नाम होना चाहिए मिनिस्ट्री फॉर एलोपैथिक मेडिसिन। इसका हेल्थ से कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि एलोपैथिक जो पद्धति है वो केवल आपके सिम्टम्स को देखकर उसको दबा सकती है। मान लीजिए आपको किडनी में कोई प्रॉब्लम है, तो आपको किडनी की दवा देंगे, वो पूरे शरीर से कोई लेन देन नहीं है कि किडनी फेल क्यों हुई, इसका बाकी अंगों से, बाकी किस चीज से क्या ताल्लुक है। वो किडनी के लिए जो दवाई देंगे वो भले ही आपका लिवर डैमेज कर दे, उनकी चांदी, क्योंकि आप अब लिवर की दवाई के लिए भी आएंगे। कोलेस्ट्रॉल की आनन फानन में जो स्टैटिन्स हैं, ये सारी दुनिया में सिद्ध हो गया, उसने बहुत नुकसान किया, बहुत लोगों की जाने गई। परंतु कोलेस्ट्रॉल के मापदंड यही तय करते हैं, इतने से ज्यादा कोलेस्ट्रॉल हुआ तो उसको स्टैटिन डालने हैं। अब तो हार्वर्ड मेडिकल स्कूल ने भी कह दिया ये बहुत बड़ा स्कैम था जो ये दवाइयां दी गई। अच्छा, अब यानी इनका हेल्थ से कोई लेन देन नहीं। उसके बिल्कुल विपरीत आयुर्वेद जो है वो केवल आपके सिम्टम्स का उपचार नहीं करता, वो आपको हेल्दी जीने की पद्धति से वाकिफ कराता है। ये बुनियादी, और उसमें उसके जो बारीकियां हैं उसमें मैं बाद में आऊंगी। पर नाउ लेट अस लुक एट ये जो हजारों साल पुरानी हमारी आयुर्वेदिक पद्धति है, इसका हाल क्या है पढ़ाई लिखाई के। क्योंकि 2% अगर इस पे खर्चा किया जा रहा है, एजुकेशन का भी बजट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजेस खोलने में और मेडिकल केवल एलोपैथिक कॉलेजेस खोलने में लग रहा है, ना कि ये बजट जा रहा है कहीं भी थोड़ा बहुत भी आयुर्वेदिक कॉलेजेस की स्तर को बढ़ाने में। सबसे देखिए बात, आयुर्वेद में आज के दिन भारत में जो असली इलीट वर्ग के स्टूडेंट हैं या सुपर ब्राइट अपने को मानते हैं, वो सब एमबीबीएस में भर्ती होना चाहते हैं। आयुर्वेद में वो बच जाते हैं भर्ती होने के लिए जिनको एमबीबीएस में एडमिशन नहीं मिल सकती, या वो उनकी इंग्लिश मीडियम नहीं है, या जो भी कारण से। अक्सर हिंदी भाषी, मराठी भाषी, यानी हमारे रीजनल लैंग्वेजेस में जिन्होंने पढ़ाई की है, वो बच्चे जो कि अक्सर लोअर मिडिल क्लास फैमिली से होंगे, वो पहुंचते हैं। और क्योंकि वो उनके लिए ये फर्स्ट ऑप्शन नहीं होता, ये सेकंड ऑप्शन के रूप में जाते हैं, तो होता क्या है कि टीचर्स भी फिर वैसे ही मिलते हैं। अब अगर आप चाइना का देखें या हमारे बगल में थाईलैंड में ही देखें, इन दोनों देशों के अलावा और भी कई देश हैं जिन्होंने अपनी जो पारंपरिक नॉलेज है, मेडिकल नॉलेज, ट्रेडिशनल मेडिसिन जो थाईलैंड की या चाइना की जो आयुर्वेद से जुड़ी हुई है, थाईलैंड में जिसको वो ट्रेडिशनल मेडिसिन कहते हैं, वो सरासर बिल्कुल आयुर्वेद से है, क्योंकि थाई कल्चर पूरी तरह से हिंदुस्तान के कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड रहा है और हम ध्यान नहीं देते, बट इट वाज रियली लाइक एन एक्सटेंशन, पार्ट ऑफ द इंडिक सिविलाइजेशन। वहां पे
वहां का जो मेडिकल एलीट वर्ग है, बड़े बड़े डॉक्टर, लीडिंग एलोपैथ्स भी, उन्होंने मेडिकल रिफॉर्म जब सिस्टम का करने की मुहिम चलाई, डॉक्टरों ने खुद, हमारी IMA ने, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आज तक मेडिकल सिस्टम को सुधारा जाए इसके लिए रत्ती भर भी प्रयास नहीं किया। अस्पतालों की अवस्था कैसे सुधारी जाए, रत्ती भर प्रयास नहीं किया। और मेडिकल एब्यूज जो है एलोपैथिक सिस्टम में बहुत ज्यादा, उसकी मैं बाद में बात करूंगी, उसके खिलाफ कभी आवाज नहीं उठाई। फार्मा कंपनीज जो बहुत ही हार्मफुल ड्रग्स बेचती हैं, पुश करती हैं, और झूठे झूठे मापदंड करके, जैसे शुगर की बीमारी, शुगर का आपकी कितनी शुगर हाई शुगर में आएगी, वो भी मैनिपुलेट करवा देते हैं कि इतने के ऊपर आपका गया तो आपको दवाई खानी चाहिए शुगर की। तो बहुत से लोग तो बेवजह दवाइयां खा के मर रहे हैं। वहां पे थाईलैंड में जो मेडिकल प्रोफेशनल्स ने मुहिम चलाई कि हमारे एलोपैथिक के साथ इंटेग्रेट करना ही पड़ेगा हमें, ट्रेडिशनल हमारे जो मेडिकल सिस्टम्स हैं वो आयुर्वेद से जुड़े हुए, और हर हॉस्पिटल में और हर जगह आपको हर स्तर पे वो दिखेगा। ये भी चाइना में भी है। उन्होंने कितने बड़े मॉडर्नाइज होते हों, परंतु उन्होंने भी अपना ट्रेडिशनल चाइनीज हीलिंग मेथड्स हैं, उन्होंने सारी दुनिया में फैलाए हैं। उन्होंने अपना छोड़ने की बजाय उसको पूरी तरह इंटीग्रेट किया है अपने मॉडर्न सिस्टम में। यहाँ ये हर वक्त ऐसे बात करते हैं जैसे आयुर्वेद कोई क्वैकरी हो, और क्वैकरी की तरह ट्रीट करके इसको बिल्कुल वाइप आउट कराना चाहते हैं। पहले हमारे जो वैद्य थे वो पारंपरिक गुरुकुल जिसको कहते हैं, गुरु परंपरा से निकलते थे, जहां आप ग्रेट मास्टर्स हैं आयुर्वेद के, उनसे सीख के उस पद्धति में सीखते थे आयुर्वेद को। और उस पद्धति में आप केवल ये नहीं, किसी को पेट में दर्द है तो ये दवाई दे दो, किसी का सर में दर्द है एस्पिरिन नहीं तो कोई आयुर्वेद का नुस्खा, ऐसे नहीं होता है। वो डायग्नोस्टिक जो तरीका है उसमें आपका आहार कैसा है, आपका चेहरा कैसा है, आपके स्टूल का कलर क्या है, मतलब इतनी बारीकी से उस व्यक्ति को पूरी तरह समझने का प्रयास होता है जो असली वैद्य होते हैं। और दूसरा, आयुर्वेद का जो बुनियादी प्रिंसिपल है, आहार ही उपचार है। और इसी वजह से हमारे जो पारंपरिक हिंदुस्तान का खाना है, भारतीय खाना है, चाहे वो दक्षिण भारत का हो, चाहे वो पंजाब का हो, चाहे गुजरात का हो, हमारी हर किचन, ट्रेडिशनल पारंपरिक किचन एक मिनी वैद्यशाला है। हमारे जो जिनको हम स्पाइसेस, ये तो विदेशियों ने इन्हें स्पाइसेस कहना शुरू किया, ये स्पाइसेस नहीं, ये हर्ब्स हैं। चाहे वो हल्दी है, धनिया है, जीरा है, हींग है, तेज पत्ता है, और आप पूरी लिस्ट ले लीजिए जिनको इन्होंने स्पाइसेस कहना शुरू किया। हमारे यहाँ ये हर्ब्स होती थी, ताकि जो खाना आप खा रहे हैं, अब जैसे ये नहीं है कि हर चीज में आपने धनिया डालना है या हर चीज में हींग डालनी है। कौन से खाने में हींग कब डालनी है, कौन से खाने में धनिया और जीरा डालना है, कहाँ केवल धनिया डालना है, वो ऑफसेट बैलेंस उसकी खाने की पद्धति समझ के, खाने की जो गुण समझ के, उस सब्जी के या उस दाल के या ये सब तय होता था कि कब कहाँ। ये जो आजकल इंडियन फूड है, ढाबा फूड है, एक ही मसाला बनाओ और सब में डाल दो, चाहे बैंगन है चाहे चिकन है, एक जैसा स्वाद है, क्योंकि वो इंडियन फूड नहीं होता था। मेरे घर में मेरी माँ का बनाया खाना, मेरी नानी या दादी का बनाया खाना बहुत बारीकी से, और किस मौसम में कौन सी सब्जी खानी है, कौन से दिन में खाना है खाना, रात में क्या नहीं खाना, किस मौसम में कितनी मात्रा में क्या खाना है, ये सारा सीजन के अनुसार और फ्रेश खाना है। ये नहीं कि आप
प्रोसेस फूड और 3-3 महीने फ्रिज में रख के या 6 दिन भी फ्रिज में रख के, ये भी पद्धति कभी हमारे हिंदू परिवारों में नहीं होती थी। ये आयुर्वेद की ही सीख है कि ताजा पका खाना खाइए हर वक्त का। फ्रिज के आने के बावजूद भी जो पारंपरिक हिंदू परिवार हैं वो उसी पद्धति से 3 वक्त ताजा खाना बनता है। ये नहीं है कि आपने फ्रीजर में स्टोर करके रख दिया और खाए जाओ, जो कि वेस्ट की पद्धति कई मॉडर्निस्ट ने अपना ली। अब जो हमारी बीएमएस की ये जो डिग्री देते हैं एजुकेशन, क्योंकि वो परंपरा से तोड़ के आज के दिन किसी बड़े वैद्य को नौकरी नहीं मिल सकती अगर उसके पास सरकारी डिग्री नहीं है। उससे क्या होता है कि जो सरकारी क्यूरिकुलम है उसके अनुसार आपको आयुर्वेद पढ़ाया जा रहा है, जो कि इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से भरा दिया है। जो सरकार हमारी हिस्ट्री क्यूरिकुलम में ईमानदारी से नहीं पढ़ा सकती, इस देश की इतिहास को ईमानदारी से नहीं पढ़ा सकती, जो इस देश का भूगोल ईमानदारी से नहीं पढ़ा सकती, जो इस देश की जैसे ग्रेट मैथमेटिकल इंडियन मैथमेटिक्स को दरकिनार करके जो मॉडर्न ट्रिग्नोमेट्री फेटरी क्या क्या करवाते हैं, वो सारी आर्किटेक्चर हमारी सारी ट्रेडिशन को तबाह कर दिया, वो ईमानदारी से नहीं पढ़ा सकते। हमारी ज्ञान परंपराओं से तोड़ के वो अंग्रेजी हुकूमत की दी हुई जो ज्ञान परंपरा है उसका भी घटिया स्वरूप, हमारी जेएनयू जिसको हम बड़ा एलीट मानते हैं, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का या कोलंबिया यूनिवर्सिटी का स्लम है, उसका घटिया स्वरूप है। क्योंकि नकलची बंदर तो फिर क्या हो सकते हैं, कोई उसकी अपनी ज्ञान परंपरा से कोई बात निकलती नहीं है। तो इसी किस्म से आयुर्वेद का जो सिलेबस है और जो ट्रेनिंग है वो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से भरा दिया गया है। और ये उनको समझाया जाता है नंबर 1 कि आप एलोपैथिक के तौर तरीके समझ नहीं है आपको, उन्हीं की तरह वो टेस्ट कराना है, किडनी टेस्ट, लिवर टेस्ट, फलां टेस्ट, वो टेस्ट, उसके अनुसार ही आपको प्रिस्क्रिप्शन देनी है। चलिए टेस्ट करा लीजिए, कोई बुरी बात नहीं है, परंतु जो आयुर्वेद के अनुसार आपके बॉडी के दोष समझने की जो पद्धति थी वो कितनी बारीकी है। जैसे नाड़ी परीक्षा, अच्छे से अच्छे वैद्य केवल आपकी नाड़ी देख के, आपकी आंख और आपकी चेहरे की रंगत देख के बता सकते थे आपका क्या दोष होगा। मुझे याद है कुछ साल पहले मैं एक तिब्बतन वैद्य के पास गई, केवल नाड़ी देख के, हमारे मित्र भी एक थे उनके साथ, उनको केवल नाड़ी देख के उन्होंने कहा आपका जो 4th वर्टेब्रे है ना वो पूरी तरह फ्यूज हो गया, आप जाके बेशक चेक करा लीजिए एक्सरे में। बिल्कुल 4था वर्टेब्रे आपकी स्पाइन का इसमें ये है, यहाँ तक इतनी बारीकी से, ये मेरी आंख के देखी बात है, बिना किसी मशीन की मदद के, बिना किसी और, केवल नाड़ी परीक्षण से। अब इतनी बारीक वो जो नॉलेज है वो क्योंकि उन्होंने एक अपनी माँ से जो भी वैद्य थी उनसे सीखी थी, तो वो उसी पद्धति से चल रही थी। और देखिए तिब्बत में, हालांकि तिब्बतन कम्युनिटी रेफ्यूजी स्टेटस के में रह के दुनिया भर में फैली हुई है, उनका कोई देश बचा नहीं, एक धर्मशाला हेडक्वार्टर बना है तिब्बतन गवर्नमेंट इन एक्साइल का। उसके बावजूद दलाई लामा से लेकर उनके सब टॉप लोग जो हैं केवल तिब्बतन वैद्य की दवा खाते हैं, और वो भी आयुर्वेद से ही पे ही आधारित है, वो उसको जिंदा रखे हैं। तिब्बतन कम्युनिटी अगर सैन फ्रांसिस्को में भी है तो उसको जिंदा रखिए, क्योंकि उनकी टॉप लीडरशिप उसी का इस्तेमाल करती है। उनकी टॉप लीडरशिप आए दिन अपोलो अस्पताल में एडमिट होने या किसी और ऐसे ऑनन फानन वाले अस्पताल में एडमिट होने नहीं आते। अब इतनी जो, उसके अलावा ये जो आयुर्वेद की डिग्री दी जा रही है कॉलेजेस में घटिया सी, इनको बताया तो जा रहा है कि आपने एलोपैथिक के सिस्टम्स को अडॉप्ट करना है, परंतु उसकी समझ कैसे आएगी उन्हें, अंग्रेजी मीडियम तो है नहीं। अब जैसे चाइना है या थाईलैंड है,
जो भी ज्ञान है, चाइना में तो ये हालत है कि कोई फ्रांस में, कोई जर्मनी में, कोई अमेरिका में जो भी लेटेस्ट साइंस टेक्नोलॉजी या किसी भी सब्जेक्ट पे लेटेस्ट ज्ञान वर्धक बात किताब छपी, 6 दिन के अंदर अंदर उसकी ट्रांसलेट करके वो चाइनीज में छाप देंगे। यहाँ तो ऐसा होता नहीं है। तो जो हमारे हिंदी मीडियम, मराठी मीडियम वाले बच्चे हैं, वो बेचारे उस नॉलेज को, उसको आंकलन करने के लिए कैसे उनके पास क्षमता आएगी, वो भी नहीं है। परंतु उसके डिसिप्लिन में उनको रहना है। अब देखिए, ये जो मैं कहा था शुरू में कि मिनिस्ट्री, आयुष मिनिस्ट्री बना तो दी, पर आयुष मिनिस्ट्री को जैसे आयुर्वेदिक कॉलेजेस बहुत ही निम्न स्तर पर रखे गए हैं, उनमें कोई वैसी इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई रिसर्च के प्रावधान नहीं। इसी किस्म से आयुष मिनिस्ट्री, सॉरी, हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर आयुष मिनिस्ट्री को रख के ये मैंडेटरी बनाया है। जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद खोली है दिल्ली में कुछ 4-5 साल पहले, बड़े फैनफेयर के साथ खोली, परंतु उनको कोई रिसर्च करनी है तो उनको एलोपैथिक स्पेशलिस्ट अपने साथ रखने पड़ेंगे। आयुष मिनिस्ट्री क्या प्रिस्क्राइब करे, क्या नहीं करे, वो कोरोना ट्रीट कर सकती है कि नहीं कर सकती, ये कौन तय करता है? ये हेल्थ मिनिस्ट्री, जो कि आईसीएमआर से डोमिनेटेड है, एलोपैथ से डोमिनेटेड है। तो उनके नीचे गुलाम की अवस्था में, गुलामी की अवस्था में रखा जा रहा है हमारे आयुर्वेद की मिनिस्ट्री को भी। और ये भी मैं आपको बताऊं, दुख की सबसे बड़ी बात है कि जो लोग, मान लो वैद्य, और मुझे खुद बताया कुछ लोगों ने, उनमें से किसी ने अगर बाबा रामदेव के बचाव में बात की तो नौकरी गई, नौकरी गई, ये डर है। यानी आयुर्वेद को सेंसर करने के लिए उनके ओपिनियन, उनको वो फ्रीडम नहीं है जो इस दबंग आईएमए के प्रेसिडेंट को है कि 100 गालियां दे रहा है, प्रधानमंत्री को गालियां दे रहा है, देश को गालियां दे रहा है, संस्कृत को गालियां दे रहा है, हमारी सारी परंपराओं को गाली दे रहा है। उसको डर नहीं है कि उसकी नौकरी चली जाए। मैं इसी पर आने वाला था। मैं अगला सवाल ही मेरा यही था कि ये जो बाबा रामदेव वर्सेस आईएमए का ये जो पूरा शुरू हो गया है कि आईएमए लगातार, बाबा, कुछ लोग तो ट्विटर पे बाबा रामदेव को गिरफ्तार करने तक की मांग उठा दिए। और क्या भारत में आयुर्वेद या योग की बात करना इतना बड़ा जुर्म है कि उसे गिरफ्तार कर लिया जाए? और जो लोग मेडिकल रिसर्च के नाम पे लाखों जिंदगियों को तबाह कर रहे हैं, वो आराम से क्लीन चिट लेकर के घूम रहे हैं देश के अंदर। तो ये मतलब सरकारों को क्या हो गया है? बिल्कुल ना वो कुछ देख पा रही है, ना कुछ सुन पा रही है, ना कुछ समझ पा रही है, कि कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में वो बैठी हुई है। दूसरे आप बिल्कुल सही सवाल पूछ रहे हैं। एक चीज में और इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा। आपकी बातों को सुन के मुझे ध्यान आया, मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आप किसी को फॉलो करते हैं तो आप उसके पीछे ही रहेंगे, क्योंकि आप उसको फॉलो कर रहे हैं, आप उससे आगे कभी निकल ही नहीं सकते। तो ये भारत में जो भेड़ चाल है दूसरे कल्चर, दूसरे लोगों को फॉलो करने की, ये कहीं ना कहीं हमारी चिकित्सा पद्धति को बहुत गर्त में ले जा रही है। बाकी मैं अब आपसे जानना चाहूंगा, तो ये बाबा रामदेव वाले प्रकरण में क्या अब देश में यही होगा कि आयुर्वेद और योग की बात करने पर जेल होगी? देखिए, आपने बहुत उपयुक्त सवाल पूछा। नंबर 1, बाबा रामदेव को क्यों टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि बाबा रामदेव खुल के और दबंग आवाज में आयुर्वेद का ही नहीं, हिंदू धर्म का भी डंका बजाते। हमारे इतने सारे योग गुरु रहे हैं, जैसे अयंगर जी, बाबा रामदेव से अच्छा योगा सिखाया, इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने अयंगर जी का भी सीखा और बाबा रामदेव का भी सीखा। अयंगर जी की जो हठ योग की सिखाने की प्रक्रिया थी, बहुत रिगरस, बहुत बढ़िया, कोई, परंतु वो बिल्कुल सैनिटाइज्ड थी। उसमें उसका हिंदू धर्म से या हिंदू फिलॉसफी से या ये जो सिविलाइजेशनल वैल्यूज उसके फाउंडेशनल हैं, उससे कोई लेन देन नहीं है। तो वो बिल्कुल सेक्युलर फैशनेबल एलीट के लिए, ग्लोबल फैशनेबल एलीट के लिए वो योग काफी स्वीकार्य हो गया। उसी में से फिर उन्होंने एरोबिक योगा बना लिया और फलां ढिमका योगा, सभी ने अपने अपने ब्रांड। अयंगर साहब ने भी अपने नाम से किया, अयंगर योगा स्कूल।
बाबा रामदेव ने ये नहीं कहा मैं बाबा रामदेव योगा सिखाऊंगी पतंजलि के नाम से, यानी उस ज्ञान परंपरा को रिवाइव करने का प्रयास किया, नंबर 1। दूसरा, बहुत बड़े स्केल पे, ग्लोबल स्केल पे, ये कुछ छोटी 100-150 लोगों की रोज क्लास हो रही है, 3 महीने का कोर्स हो रहा है, ऐसा नहीं है। जो उन्होंने जिस तरह टीवी का और वो अपनी आस्था चैनल चला के जो प्रयोग किया, करोड़ों लोगों का जीवन उससे बदला। रोज वो बताते थे सिर्फ योग के बारे में नहीं, पर रोज साथ में आयुर्वेद के बारे में भी। तीसरा, आयुर्वेद तो इस देश में कई कंपनियां रही हैं, हिमालय भी रही है, वैद्यनाथ भी रही है, वगैरह वगैरह, परंतु वो सब केवल दवाई आपको मिल जाती थी, डॉक्टर किसी वैद्य ने प्रिस्क्राइब किया तो खा लो, आपको नहीं पता आप वो दवाई क्यों खा रहे जी। बाबा रामदेव ने कभी ये नहीं कहा मेरी दवाई खरीदो, ज्यादातर उनका यही मैसेज होता है, इसके लिए आप गिलोय लीजिए, इससे तुलसी लीजिए, ये जो हर्ब्स हैं या आप अपने घर में गमले में भी उगा सकते हैं। यानी वो बेचने की बजाय आपको खुद जानकारी दे रहे हैं कि किस मर्ज में कौन सी, यानी और जो अगर ये सब फॉलो करने लग जाओ, जो इंसान फॉलो करने लग जाएगा उसको वाकई एलोपैथिक डॉक्टर की बहुत कम नगण्य जरूरत पड़ेगी, तो इनका तो ठप होगा धंधा। उनके ऊपर आरोप भी यही लग रहे हैं कि वो अपना बिजनेस चमकाने के लिए ये सब कर रहे हैं, ना कि उनको लोगों की फिक्र है। तो बाकी क्यों नहीं करते ये कि उनको बता दें कि आपको हमारी दवाई खरीदने की जरूरत नहीं है, इसमें ये फॉर्मूला किसी और ने तो नहीं किया। जो बाकी कंपनियां भी, कोविड की वैक्सीन भी देखिए, वो कहते हैं पेटेंट है, सीक्रेट है, किसी को बताने को तैयार है, किसी दूसरी कंपनी को भी। इतने पेंडेमिक में भी ये विदेशी फार्मा कंपनियां और उनकी नकल पे बनी हिंदुस्तान की फार्मा कंपनियां जो एलोपैथिक मेडिसिन बनाती हैं, वो अपना फॉर्मूला भी शेयर करने को तैयार नहीं है। और कुछ एक में काफ का ब्लड जा रहा है, न्यूबॉर्न फीटस का जा रहा है, क्या क्या पता नहीं अंधेर मची हुई है, वो बताने को तैयार नहीं है, वो उनका सीक्रेट फॉर्मूला है। इस पे कितनी चर्चा चल रही है। बाबा रामदेव आपको ये नहीं कि ये लीजिए, ये मेरी दवा, ये खाओगे तो इससे वो आपको गुण बताते हैं, आपके आहार के गुण, और उसमें जो जड़ी बूटियां हैं वो किस किस काम आती हैं, वो जड़ी बूटियां आप खुद ले लीजिए। वो ज्ञान क्यों बताते हैं आप बताइए ना। उन्होंने कभी उस फॉर्मूला को सीक्रेट नहीं रखा, और ये नहीं कहा कि अगर आप बोतल वाली दवाई खाओगे, मेरे गिलोय के टैबलेट खाओगे तो ही कुछ फर्क पड़ेगा। वो कहते नहीं, गिलोय के पत्ते लो, उसकी टहनी लो, उसका काढ़ा बनाओ, उसमें ये भी डाल दो, उसमें वो भी डाल दो, और आप स्वस्थ रहोगे। वो तो बिल्कुल वाइल्ड है हर्ब, वो जो बेल है, वो गरीब से गरीब भी अफोर्ड कर सकता है, कोई एक पैसा नहीं खर्च होता। तो ये जलन की बात है कि बाबा ज्ञान दे रहे हैं और बड़े पैमाने पर आपको अपने हेल्थ का चौकीदार खुद बना रहे हैं। आप किसी डॉक्टर को चौकीदार मत बनाओ, आप मुझे भी, वो कह रहे हैं मुझे भी मत बनाओ, ये बता रहा हूं और अनुभव करके देख लो। और दूसरी जो बड़ी बात है, आयुर्वेद में जो हमारी नानी दादी के नुस्खे उसमें से ही निकलते थे। हर हिंदुस्तानी गृहिणी का किचन एक मिनी आर्य वैद्यशाला है, एक वैद्यशाला है, और बाबा ने उस ज्ञान से हमारे दादी नानी के नुस्खों से जोड़ा है, जो कि मैंने कहा हमारी कुकिंग भी आयुर्वेदिक आधारित प्रिंसिपल्स पे आधारित है। और एक बड़े अच्छे वैद्य को, या आप किसी भी आयुर्वेद के क्लासिक टेक्स्ट में पाएंगे, ये उम्मीद की जाती, अ ग्रेट वैद्य had to be a great cook, क्योंकि अगर आहार ही उपचार है तो आपका भोजन ऐसा नहीं हो सकता कि खाने का मन ही ना करे, उसकी शक्ल देखो तो आपको उबकाई आ जाए। It had to be tasty, it had to be balanced, और लाइफस्टाइल, आप सुबह जल्दी उठिए, रात को टाइम से सोइए, और फिर अपने श्वास को कैसे रेगुलेट कीजिए, हर मिनट अवेयरनेस के साथ जीने सिखाती है। प्राणायाम का मतलब ये नहीं है कि 10 मिनट आपने कपालभाति कर लिया, नहीं,
अनुलोम विलोम का ये मतलब नहीं है 5 मिनट ऊपर नीचे कर लिया, नो। अपनी जो लाइफ ब्रेथ है, जो जीवन का आपका पल्स मीटर है, उसके प्रति अवेयरनेस रखना, ये सब सिखाते हैं बाबा। ये अपनी दवाइयां तो नहीं बेचते, और दवाइयां बेची भी तो बहुत अच्छा किया, एक तो अफोर्डेबल है, गरीब से गरीब व्यक्ति भी उन दवाइयों को अफोर्ड कर सकता है। नंबर 2, कहीं कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि अमेरिका में भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन जिसको कहता है, यानी एलोपैथिक दवाइयों के जो एडवर्स रिएक्शन होते हैं, आपने एसिडिटी की दवाई ली, उसका किडनी फेल होने का डर है, आपने एक्स ली, आपने ली कोलेस्ट्रॉल की दवाई, पर उससे लिवर पे असर होगी। ये तो हर एलोपैथिक दवाई की ये फितरत है, और तभी आपको इतनी बड़ी वो पैम्फलेट इतने इतने छोटे अक्षरों में दी जाती है कि ये कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। हर दवाई में एस्प्रिन भी, डिस्प्रिन भी, उसको भी ले, उसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस अगर आप पढ़ लें, तभी वो इतने छोटे अक्षरों में केवल अंग्रेजी में लिखते हैं। आपकी हिम्मत ना हो एस्प्रिन लेने की भी, वो भी आपका लॉन्ग टर्म कितना नुकसान करती है। परंतु आयुर्वेद में ऐसा तो कोई भी नहीं है, कोई नुस्खा ऐसा नहीं है जिसका एडवर्स रिएक्शन इस तरह का हो कि आपकी जान पे बनाए। फिर भी ये आयुर्वेद के पीछे पड़े हैं। अभी आपने देखा कोविड में भी स्टेरॉइड्स देने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से ये ब्लैक फंगस आ रहा है, जिसकी वजह से ये ब्लैक फंगस, येलो फंगस, पता नहीं क्या। स्टेरॉइड्स का कोई लेन देन ही नहीं था इसके साथ। इससे पहले आपको याद होगा शुरू में आनन फानन में निमोनिया की दवाई देनी शुरू कर दी, पता भी नहीं ये वायरस है कैसा है, पहले निमोनिया की दवाई दे दे के किस किस को मारा होगा। फिर कोई रेमडेसिविर जो आई, अब खुद बोल दिया उन्होंने कि प्लीज ये मत कीजिए, इस पे भरोसा मत कीजिए। अब सवाल ये है, ये वैक्सीन भी अभी आनंद फानन में आई है, ठीक है, जिसको लेनी है भले भांति ले। बाबा ने क्या कहा, केवल ये कि हमारा भी ट्राई तो कर लो। हमने बहुत बड़े प्रयोग किए हैं, लाखों लोगों पे प्रयोग किए हैं, वो सारा डेटा है। और आप देख लीजिए जिन जिन परिवारों में एलोपैथिक दवाई नहीं जाती, जहां ज्यादातर वो बाबा के नुस्खे या अपने दादी नानी के अनुसार खाना भी खाते हैं, लाइफस्टाइल भी है, वहां नहीं बीमारी आ रही, वहां वो रेजिस्ट। क्योंकि कोई भी बीमारी, चाहे वो कोरोना है, चाहे वो XYZ है, इसका स्ट्रेन 1, स्ट्रेन 2, स्ट्रेन 3, आनन फानन कुछ भी बोले जा रहे, मेन बात है आपके शरीर में इम्यूनिटी को फाइट करने की क्षमता होनी चाहिए। बैक्टीरिया, वायरस हर वक्त हवा में है, पर आपका शरीर अगर उनको फाइट करने की क्षमता रखता है, और आप कुछ और ऐड कर लेते हैं फॉर्मूला जो कि ऐड कर दे आपकी इम्यूनिटी को, तो अब जैसे छोटी सी नुस्खा है कि नाक में तेल लगा लो, सरसों का, हमारी माँ भी करवाती थी जब भी हमें जुकाम होता था। इन्होंने साथ में अनुतेलम बता दिया, भाप लो और सरसों का तेल चढ़ा लो या अनुतेलम की 2 बूंद लगा लो, दैट इज अ ह्यूज प्रिवेंटिव। अब ये सस्ती चीजें, मुफ्त की चीजें अगर सब अपना लेंगे तो कंगाल हो जाएंगे, जिनको अरबों कमाने होते हैं, करोड़ों कमाने होते हैं। और आपको मालूम होगा बिल गेट्स ने तो अनाउंस भी किया था कि ये 21st सेंचुरी बड़ी गजब की सेंचुरी होने वाली है, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी द सेंचुरी ऑफ एपिडेमिक्स। और फिर बहुत सारी वैक्सीन आएंगी, बनानी पड़ेंगी, और इन्वेस्ट भी करना, यानी मौत में भी ये अपना प्रॉफिट देखते हैं। मौत का कारोबार हो रहा है जी, मौत का कारोबार चल रहा है जी। और एडवर्स ड्रग रिएक्शन से जितनी मौतें सारी दुनिया में होती है, गलत दवाई, मैं 3 बार मरते मरते बची हूँ ये एडवर्स ड्रग रिएक्शन से। इसीलिए आज के दिन मैं एस्पिरिन भी खाने से डरती हूँ। आज के दिन में मेरी खुद की जिंदगी, जितनी मेरी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, वो केवल एलोपैथिक की गिफ्ट देन है, गलत ट्रीटमेंट की देन है, आनंद फानन में बेवजह सर्जरी करने की देन है। ये नहीं कि हम कह रहे हैं आप भाग जाइए दुनिया से, जो आप में स्ट्रेंथ है वो हम लेने को तैयार हैं,
आपके पास इमरजेंसी मेडिसिन के लिए कुछ कुछ होता है, सर्जरी के आपने बहुत तरीके निकाल लिए, नो डाउट अबाउट इट। मेरी भी बहुत गजब की सर्जरी की मेदांता हॉस्पिटल ने, ब्रेन ट्यूमर था, निकाला, वो बहुत गजब की काम थी, उसको हम सलाम करते हैं। हम ये नहीं, हम आपको बैनिश नहीं करना चाहते, आप क्यों आयुर्वेद के प्रति हाँ, इतने। मतलब उनकी अच्छी चीजों को हम निकालते हैं, हमारी अच्छी चीजों को वो भी सम्मान करें, जी मिलकर आगे बढ़ाते हैं। हेल्थ हेल्थ की जो हमारी समस्या है उनको मिलकर हम समाधान उसका ढूंढते हैं। और अपनी गलतियां मानिए जहां आपकी गलतियां हैं। और ये जो प्रॉफिट ड्रिवन सारा फार्मा एम्पायर है, जिसमें आप बिल्कुल परवाह नहीं करते कि क्या क्या एडवर्स रिएक्शन हो सकते हैं। और देखिए, कुत्ते बिल्लियों को टॉर्चर करके, चूहों को टॉर्चर करके तो अपनी दवाइयां बनाते हैं, उसका आधार ही इतना वाहियात है, क्रूअल है। कभी आयुर्वेद में ये जरूरत नहीं पड़ी। अब आपको मालूम है, ये कह रहे हैं आयुर्वेद को भी वही करके दिखाना पड़ेगा, पहले खरगोशों को, कुत्तों को, बिल्लियों को, चूहों को पिंजड़े में रखो, फिर उनको दवाइयां दो। अब आप बताइए कि एक ह्यूमन बॉडी और एक चूहे की बॉडी क्या एक ही चीज हो सकते हैं? वो बिल्कुल अलग अलग होगा, उनका मैकेनिज्म अलग अलग। बिल्कुल अलग अलग होगा। एक खरगोश को टॉर्चर करके मेरे लिए आप इलाज बनाएंगे, मैं नहीं चाहती हूँ वो। और आयुर्वेद पे यहां तक बाबा को भी ऐसी टेस्टिंग लैब सेटअप करनी ही पड़ी है इनके प्रेशर में। आप सोचिए कितनी बड़ी ये प्रताड़ना की बात है। जो एक वेजिटेरियन इंसान हो, जो जीव हत्या के खिलाफ हो, उसको मजबूर करो कि आप हमारे तौर तरीकों से रिसर्च करके बताओ। और इस पे वो पेटा क्या? वाले भी कुछ नहीं बोलते हैं। हाँ, पेटा वाले भी इस पे कुछ नहीं बोलते। कुछ नहीं बोलते, बिल्कुल कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि इनकी फार्मा कंपनीज एक्चुअली दे आर अ बिग माफिया। The American medical establishment is the biggest mafia, criminal mafia on earth. उनमें डिसेंटिंग वॉइसेस बहुत स्ट्रांग हैं, जो आज भी अपने सिस्टम की गलतियों की तरफ आवाज उठाती रहती है। वहां पे कभी सुन लेते हैं और कभी मरवाई देते हैं। ऐसा नहीं है कि वहां पे भी यू आर वेरी सेफ। अगर आपने ये अपने फार्मा माफिया को, या जो उनका सारा हेल्थ केयर सिस्टम है, परंतु चाइना में कर रखा है ना उन्होंने। बाकी चीजों में हम चाइना की होड़ में जाना चाहते हैं, क्यों नहीं चाइना का उदाहरण ही देखते। वो अपनी ट्रेडिशनल मेडिसिन को जलील नहीं होने दे रहे, वो उसका पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि अमेरिका की सारी रिसर्च लेबोरेटरी वहां जाके कर रही है काम, एलोपैथिक रिसर्च में भी वो दुनिया में आगे हैं, सबसे ज्यादा वो केमिकल कंपाउंड बनाते हैं। परंतु अपने अपने लिए उन्होंने अपनी ट्रेडिशनल मेडिसिन नहीं छोड़ी, उसके लिए एक रिस्पेक्टेबल जगह है। यहाँ पे तो हम बिल्कुल तबाह करना चाहते हैं इसको। और जब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का चीफ इस तरह की वाहियात बातें करता है आयुर्वेद के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ, देश की ज्ञान परंपरा के खिलाफ, और उसके साथ साथ देखिए प्रताड़ना की हद देखिए, हजारों एफआईआर्स अलग अलग देश के कोर्ट्स में पतंजलि के खिलाफ दर्ज हुई पड़ी है। क्यों? उन्होंने बहुत बड़ा ये अपराध कर दिया कि कहा कि कोरोनिल ट्राई करके देखिए, इट इज वर्किंग। हमने किए हैं टेस्ट अपने जो जिस परंपरा से ये एलोपैथिक करती है, और उसके पीयर रिव्यूड जर्नल्स में पेपर भी छपे हैं, विदेशियों ने भी स्वीकारा है। परंतु इतना कहने पे 1100, इतना कहने पे ही 1100 एफआईआर दर्ज करवा दी इस आईएमए ने उनके खिलाफ। और ये अब तो साफ हो गया, ये क्रिश्चियन पादरी हैं, कन्वर्जन कर रहे हैं आईएमए का इस्तेमाल करके। तो भारतीय ज्ञान परंपराओं को सिर्फ लोगों को ईसाई नहीं बनाना, हर भारतीय चीज से, हर भारतीय परंपरा से नफरत सिखानी है, उसके साथ को एग्जिस्टेंस भी नहीं, नफरत इतनी कि तुम्हारा सर धड़ से अलग। ये वैसा ही कन्वर्जन है, ये वैसा ही कन्वर्जन है। किसी वैद्य ने आज तक इस तरह के अपशब्द एलोपैथ के लिए नहीं निकाले जितने ये अपशब्द निकालते हैं।
किसी ने 1,000 करोड़ रुपए का मुकदमा डाला है, ये IMA चीफ ने करवाया बाबा रामदेव पे। केवल उसने कहा कि अगर तुम इतने ही सर्वसंपन्न हो तो फिर क्यों मर रहे हैं तुम्हारे डॉक्टर, क्यों इन बीमारियों से मर रहे हैं। और जो 25 सवाल बाबा ने पूछे, क्या आपके पास इन चीज का कोई इलाज है कि केवल सिम्टम क्योर कर, क्या लिवर मेल फंक्शन का इलाज यानी क्योर है, क्या किडनी मेल फंक्शन का कोई क्योर है, क्या हाई ब्लड प्रेशर का दवाई देने के अलावा नहीं कोई क्योर इलाज है। आप कह सकते हो कि इतने हमने 10,000 पेशेंट को ट्रीट किया और उनमें से 9,000 तो पूरे क्योर हो गए, क्या कह सकते हो किसी चीज के साथ? कोई भी जो 25 सवाल बाबा ने पूछे हैं बहुत पर्टिनेंट है जी। और ये पूरी तरह से उनके चिथड़े उधेड़ते हैं उनके साइंटिफिक होने का क्लेम करने के। जी जी मधु जी, इस पे चर्चा हम और भी करना चाहते हैं, किंतु समय की कुछ पाबंदियां हैं जिस वजह से मतलब न चाहते हुए हमें इस चर्चा पे भी के लिए विराम लगाना पड़ेगा। बस चलते चलते मैं आपसे आखिरी कमेंट लूंगा ये कि ये जो कुछ भी हो रहा है जिसमें सरकारें बिल्कुल चुप हैं, चुपचाप खामोशी से तमाशा देख रही हैं, तमाशबीन बनी हुई हैं, ऐसे में लोगों को, हमारे दर्शकों को आप क्या सलाह देना चाहेंगी कि वो ऐसे में क्या करें जिससे इस तरीके की जो भी महामारी फैल रही है या जो भी साइड इफेक्ट लोग झेल रहे हैं इससे कैसे बचें और इसमें उनकी अपनी क्या धारणा बननी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ये वक्त है, ये सवाल बाबा रामदेव के लिए खड़े होने का नहीं है, ये आयुर्वेद और भारतीय ज्ञान परंपरा के लिए खड़े होने का है। और इस वक्त अपने अपने स्तर पे अपनी प्रोटेस्ट पहुंचाइए, अपने MP द्वारा, अपने MLA द्वारा, अपने YouTube द्वारा, ट्विटर द्वारा, सोशल मीडिया द्वारा। प्रधानमंत्री के नाक में दम कर देना चाहिए हम सबको कि ये हाल आप आयुर्वेद का नहीं होने दे सकते। आप बाबा को प्रताड़ित नहीं कर रहे हैं, भारतीय ज्ञान परंपराओं को जलील कर रहे हैं। ये इस वक्त खड़ा होना। और बहुत से लोग हैं जो बाबा से पर ये नहीं ठीक, उनका वो नहीं ठीक। देखिए, ये भूल जाओ इस वक्त उनका क्या ठीक नहीं है, ये देखो क्या ठीक है। एक ही व्यक्ति है जिसने इतना योद्धा धर्म निभाया कि वहां की मल्टीनेशनल कंपनीज को कंपटीशन दिया और एक पैसा भी बाबा के पर्सनल खाते में नहीं जाता। जो गांधी जी कहते थे ना, ट्रस्टीशिप का नोशन होना चाहिए कि आप वेल्थ भी जनरेट करो, जो भी करो वो ट्रस्टी बन के। बाबा के पास जेब में 1 रुपया नहीं जाता इस एम्पायर का, वो रिसर्च में जा रहा है, वो आगे बढ़ाने में जा रहा है। तो उस ज्ञान परंपरा में जो आपको बाबा के काम में आज कमी लगती है उसको हम कैसे सुधरवाएं और कैसे ये आगे बढ़े, आयुर्वेद कैसे फर्स्ट चॉइस बने, ऑल्टरनेटिव नहीं। ये नहीं कि सब फेल हो गया तो अब जी आयुर्वेद के पास चले गए, मरता क्या ना करता, वो नहीं। इट शुड बी द फर्स्ट चॉइस इन इंडिया। ये आयुर्वेद की जन्मभूमि है। और ये देखिए, ये भी मत भूलिए, मेक इन इंडिया की पहली सक्सेस स्टोरी है। हमारी ज्ञान परंपरा के आधार पर एक ग्लोबल एम्पायर बना है, फाइनेंशियल एम्पायर, जो नॉन प्रॉफिट ढंग से चल रहा है। एक नया बिजनेस मॉडल है, इसमें किसी ने अपना घर बनाना, अपने बच्चों को बड़ी संपत्ति दे के जाना उसका एजेंडा नहीं है। वो बिलियनर की श्रेणी में आना वो एजेंडा नहीं है। वो है भारतीयों के ज्ञान परंपरा को और हमारे स्वास्थ्य को, हमें एक स्वस्थ जीवन देना, जो बहुत ही इस वक्त ग्लोबली एक बड़ा चैलेंज था। तो ऐसे योद्धा के साथ ही इज द फोरमोस्ट, जैसे कहते थे ना गुरु गोविंद सिंह जी कहते थे, 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं। बाबा वैसे हैं, सही सिख हैं, सब कुछ भूल के। अगर हमने इस वक्त बाबा को सपोर्ट नहीं दिया, आयुर्वेद को जलील होने दिया, इसके बाद किसी की हिम्मत नहीं होगी उठ के खड़े होने की। एंड वी विल बी साइनिंग द डेथ वारंट ऑफ इंडिया एंड हिंदू सिविलाइजेशन। जी, ये आपने बहुत बड़ी बात कही कि ये अब आखिरी मौका है जब हम अपने आयुर्वेद, अपनी संस्कृति और अपनी ये जो चिकित्सा पद्धति है इसको बचा सकते हैं, अन्यथा कोई च्वाइस हमारे पास नहीं होगी।
इसको और ये लड़ाई अगर हमने जीत ली तो संस्कृत की लड़ाई भी जीतेंगे, अपने इतिहास को डिटॉक्सिफाई करने की भी लड़ाई जीत पाएंगे, अपने पाठ्यक्रम को ठीक करने की भी लड़ाई जीत पाएंगे, अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने की भी, और मेक इन इंडिया को सक्सेस स्टोरी बनाने की भी लड़ाई हम तभी जीत पाएंगे अगर ये लड़ाई हम जीत पाए। चलिए, धन्यवाद। और हम भी उम्मीद करते हैं कि ये लड़ाई हम अवश्य जीतें। अपने दर्शकों से भी हम चाहेंगे कि आपकी बातें जो आपने बताई हैं उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि और भी लोग जागरूक हो सकें और इस लड़ाई की महत्ता को समझ सकें और आगे आए, आयुर्वेद को बचाएं। और आपसे और भी विषयों पे हम चर्चा करेंगे आने वाले दिनों में, और आप हमारे दर्शकों से वादा करके जाइए कि आप जरूर आइएगा। पक्का, जरूर। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बातचीत की, हमारे चैनल पे आप आई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। Namaste. Please remember to subscribe to us and switch on the notifications for this channel. For our other social media links, more content, and to support our work, please visit citti.net. Dhanyavad. Namaskar.